हम क्या बनेंगे, वो सपने हमसे पहले हमारे माँ-बाप देख चुके होते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। शादी का जो जिन है वो पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। मध्यम वर्गीय परिवार की बच्चियों के सपने उनकी आय से तय होते हैं। जब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट पे गई, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, थोड़ा-सा आप इसमें अगर कंसेशन कर देंगे, तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। मुझे ये जवाब मिला कि आपको पढ़ना है तो आप पढ़िए, फ़ीस में तो 1 रुपया कम नहीं होगा, बहुत बच्चे आते हैं। मैं घर आई और मैंने सोचा कि इतने स्ट्रगल, इतनी भाग-दौड़ की कोई ज़रूरत नहीं है, आई शुड गिव अप। ये बात है सन 2003 की, जब मैं 10वीं कक्षा में अध्ययनरत थी और मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिन्हें हमने सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया था। चूँकि तीनों भाई-बहनों में सबसे बड़ी मैं ही थी, तो निश्चित रूप से माँ का ध्यान रखना मेरी ज़िम्मेदारी थी। जब मैं अस्पताल पहुँची मम्मी के पास उनकी दवाइयाँ लेकर, तो उनका रूटीन चेकअप होना था और उनके शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा था, बहुत गर्म हो रखी थी बॉडी और मैंने डॉक्टर साहब से निवेदन किया कि एक बार मम्मी को आप पहले देख लें, क्योंकि 10वीं क्लास के छात्र के मन में जो उत्कंठा होती है कि मेरी माँ बीमार है, उन्हें पहले देखा जाए। मैं समझ नहीं पाई उस समय कि क्यों पहले देखा जाए, का जवाब क्या होगा? तो मैंने जाके डॉक्टर साहब से कहा कि एक बार मम्मी को आप पहले देख लेते सर, हम काफ़ी देर से खड़े हैं और मम्मी काफ़ी देर से परेशान हो रही है। जवाब ये था, क्या पहले देख लें? आप कौन-सी कलेक्टर हो? इंतज़ार करो। ये पहला दिन था जब मुझे पता पड़ा कि क्या कलेक्टर होने से डॉक्टर इलाज पहले कर देते हैं? ऐसा क्या होता है कलेक्टर होने से? वो पहला वाक़या था मेरे जीवन का जब शायद मैंने ये शब्द इतनी गहराई से सुना हो। ख़ैर, वो दिन बीता। दिन बीत जाते हैं, परिस्थितियाँ बीत जाती हैं। ज़ख्म, घाव गहरे नासूर बन के रह जाते हैं और वो जब आपको कुछ सिखा जाते हैं, तो आपका वर्तमान निखर जाता है। वही मेरे साथ हुआ। जो जवाब मिला, उस जवाब का प्रत्युत्तर मैं आज खड़ी हूँ आपके सामने। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शालिनी शर्मा 2017 राजस्थान प्रशासनिक सेवा बैच की अधिकारी, वर्तमान में जयपुर में पशुपालन विभाग में कार्यरत हूँ और पशुपालन विभाग के वित्त विंग का चार्ज देख रही हूँ। तो मेरी कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे से शहर अजमेर से। मैं अपना परिचय दूँ आपको एक बार। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार की सबसे बड़ी लड़की हूँ। बड़ी बेटी होने का दूसरा अर्थ ये होता है कि अच्छा आचरण रखते हुए अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए और एक अच्छे घर में आपकी शादी कर दी जाएगी। तो जो मेरा पहला सपना था वो शायद यही था कि अच्छे घर में शादी हो जाएगी और सब कुछ अच्छा चलेगा। बढ़ते-बढ़ते आगे जो वाक़या मैं आपको बता चुकी हूँ कि मम्मी एडमिट थी हॉस्पिटल में और डॉक्टर साहब ने पूछा कि तू कौन-सी कहीं की कलेक्टर है? उस सवाल का जवाब ढूँढते-ढूँढते 12वीं कक्षा पास की और 12वीं कक्षा में 2 स्ट्रीम्स पे मेरी इच्छा रही। एक तो लॉ करने की क्योंकि पिताजी स्वयं भी एक लॉयर थे और दूसरा प्रशासनिक सेवा। उस समय एनएलयू की जो फ़ीस हुआ करती थी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की, वो काफ़ी ज़्यादा थी और मध्यम वर्गीय परिवार की बच्चियों के सपने उनकी आय से तय होते हैं। मेरी कहानी से ऐसी कई मध्यम वर्गीय लड़कियाँ जिनके सपने आय के दायरे में या इनकम के दायरे में सीमित हो गए, शायद उनको प्रेरणा दे पाए। प्रेरणा ये रहेगी कि इनकम के दायरे में या किसी भी समस्या के दायरे में सपने नहीं सिमटते। सपने पंखों से जिए जाते हैं, आय से या इनकम से नहीं। तो अपने पंखों को ऊँची उड़ान दीजिए। ख़ैर, 2008 में जब मैंने अपनी 12th की, उसके बाद एक सरकारी कॉलेज में मैंने पढ़ाई की। राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर की मैं छात्रा हूँ और उस समय राजकीय कन्या महाविद्यालय में बाकायदा दरियों पे भी बैठ के हमने पढ़ाई की है। मेरे पास उस समय ऐसी भी स्थितियाँ रही कि जब मैं किताबें शायद अफ़ोर्ड नहीं कर सकती थी और वाक़ई में कुछ किताबें काफ़ी महँगी होती थी, अफ़ोर्डेबल नहीं होती थी। पीछे 2 भाई-बहन भी थे, उनकी भी पढ़ाई होनी थी, तो वो ज़िम्मेदारी का भी मुझे आभास था। तो मैंने जो अपना कॉलेज है, उसकी लाइब्रेरी से किताबें लेके पढ़ाई की और ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन आर्ट्स में किया मैंने क्योंकि मुझे प्रशासनिक सेवाओं में आना था और उसके बाद जब ग्रेजुएशन हो गया, तो जो हर मध्यम वर्गीय परिवार की सबसे बड़ी लड़की के साथ होता है, वही मेरे साथ हुआ। समाज और परिवार के लोगों ने शादी के लिए ज़ोर डाला कि अब शादी कर देनी चाहिए।
मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी कि हालाँकि सामाजिक दबाव था कि शादी कर दें, पर मेरी माँ ने मेरा साथ दिया और उन्होंने कहा कि इसको एमबीए कराते हैं। माँ ने तो साथ दे दिया, लेकिन मुझे एमबीए नहीं करना था। मुझे प्रशासनिक सेवाओं में जाना था। हालाँकि पारिवारिक दबाव या पारिवारिक स्थितियों के चलते और माता-पिता के प्रेशर में जैसे हम सब आ ही जाते हैं, आप भी, मैं भी। हमसे पह हमारे सपने या हम क्या बनेंगे, वो सपने हमसे पहले हमारे माँ-बाप देख चुके होते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने एमबीए किया, 2 साल एमबीए किया, मेरा टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ विप्रो में सिलेक्शन हुआ। आपको जान के शायद ताज्जुब हो कि मेरा जो एमबीए था वो एजुकेशन लोन लेके पूरा किया मैंने और उस पे भी तब कंपाउंड इंटरेस्ट लगा करता था, तो वो पढ़ाई काफ़ी महँगी रही। मम्मी-पापा ने इसलिए पढ़ाया कि ठीक है, शादी के पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, पर कहीं न कहीं शादी जो एक एलिमेंट है वो रहा। ख़ैर, दोनों जगह सिलेक्शन होने के बाद भी मैंने जॉइन नहीं किया और मैं घर आ गई। घर आ गए तो डाँट खाई कि एमबीए करवाया था, जॉब लग गई थी और फ़ाइनेंशियल जो स्थितियाँ थी परिवार की, उस हिसाब से मुझे जॉब कर लेनी चाहिए थी, पर मेरा मन नहीं माना और मैं वापस आ गई। वापस आके घर पे चोरी-छुपे, बिना किसी को बताए, मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस का फॉर्म भरा। क्योंकि प्रशासनिक सेवा में जाना था, राजनीति विज्ञान मेरा विषय था और मुझे ये था कि एमए करने से मैं राजनीति विज्ञान में और पारंगत हो जाऊँगी और शायद सिलेक्शन में मदद मिलेगी। फॉर्म भरा बिना किसी को बताए, जो भी फ़ीस थी सरकारी कॉलेज की वो भरी, ज़्यादा नहीं थी, तो भरने में दिक्कत भी नहीं हुई। लेकिन एक दिन घर पे कॉलेज से लिफ़ाफ़ा आया। लिफ़ाफ़ा आया कि आपका चयन हो गया है और आप कॉलेज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएँ। जैसे ही लिफ़ाफ़ा घर पे पहुँचा, घर पे सबने प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। ये कब हुआ? फॉर्म क्यों भरा? क्यों एमए करना है? जब एमबीए प्रोफ़ेशनली क्वालिफ़ाइड हो तो एमए क्यों करना है? तो मैंने बताया कि मुझे प्रशासनिक सेवाओं में जाना है, मुझे आईएएस की तैयारी करनी है और तब पड़ोस में रहने वाले एक अंकल ने ये कहा कि आईएएस-वाईएएस कुछ नहीं होता, अब इसकी शादी कर दो। तो शादी का जो जिन है वो पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। मम्मी ने भी बोला कि अब एमबीए कर लिया है तुमने, कहीं भी नौकरी लग जाएगी, कमाओ खाओ, अपना घर बसाओ। तब मैंने अपनी माँ से ये वादा किया था कि आप इस डिग्री पे नाराज़ हो रहे हो मुझसे, अगर मैंने एमए टॉप नहीं किया, तो जिस भी दिन डिग्री मिलेगी, चाहे फर्स्ट डिवीज़न से ही क्यों नहीं हो, मैं अपनी डिग्री फाड़ के फेंक दूँगी। यकीन कीजिए वो जुनून इस कदर हावी था मेरे ऊपर कि समस्त विपरीत परिस्थितियों में मैंने पढ़ाई की, साथ-साथ कॉलेज में पढ़ाया, जिससे थोड़ी बहुत इनकम हो जाती थी। यू कैन सपोर्ट योर स्टडीज़, मैं अपनी पढ़ाई को फ़ाइनेंस कर सकती थी। माँ-बाप का निश्चित रूप से सपोर्ट था फिर कि ठीक है, जो भी फ़ाइनेंसेस हैं हम देंगे, लेकिन मुझे मेरी ज़िम्मेदारियों का आभास था। आधे दिन मैं कॉलेज में पढ़ाती, आधे दिन मैं खुद पढ़ती। जब 2015 में रिज़ल्ट आउट हुआ एमए का, आई वाज़ द टॉपर। घर पे फिर एक लिफ़ाफ़ा आया। ये दूसरा लिफ़ाफ़ा था जो जिससे मैं अभिज्ञ थी, मुझे पता नहीं था और जब ये लिफ़ाफ़ा खुला, तो मेरी किस्मत की जो है चाबी ताला खुल गया था। ये वो लिफ़ाफ़ा था जिसमें प्रथम पंक्ति पे एमए राजनीति विज्ञान में टॉपर्स की लिस्ट थी एंड आई वाज़ फर्स्ट। मैंने यूनिवर्सिटी टॉप की, महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी से मैं राजनीति विज्ञान में टॉपर हूँ और दीक्षांत समारोह में उपस्थित होने का वो न्योता था। 2015 में जो मेडल मिला और 2010 में जो डाँट पड़ी, ये 10 से 15 का सफ़र काफ़ी रोमांचकारी रहा। 2010 में ही मैंने आईएएस और आरएएस दोनों के फॉर्म भरे और दोनों के प्रीलिम्स या प्रारंभिक परीक्षा में मैंने भाग लिया और आपको जान के ताज्जुब होगा कि दोनों ही परीक्षाओं में मैं असफल रही। पहली असफलता और वो भी दोनों तरफ से। ये मेरे लिए बहुत बुरी स्थिति थी। घरवालों के सामने खुद को प्रूव करना, समाज के सामने खुद को प्रूव करना और सबसे ज़रूरी बात खुद के सामने खुद को प्रूव करना। मेरा पूरा कॉन्फिडेंस नीचे चला गया था। आई वाज़ ऑल डाउन और तब मैंने खुद को समझाया कि सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें, कहाँ कमी रह गई, उसमें निखार करें। 2012 में दोबारा मैंने फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के पहले मैंने सोचा इस बार कोचिंग लेके देखते हैं। जब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट पे गई, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, थोड़ा-सा आप इसमें अगर कंसेशन कर देंगे, तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो मुझे ये जवाब मिला कि आपको पढ़ना है तो आप पढ़िए, फ़ीस में तो 1 रुपया कम नहीं होगा, बहुत बच्चे आते हैं।
वो जवाब लेके बहुत ही दुखी मन से, आई वाज़ एक्चुअली हार्ट ब्रोकन, मैं घर आई और मैंने सोचा कि इतने स्ट्रगल, इतनी भागदौड़ की कोई ज़रूरत नहीं है, आई शुड गिव अप। लेकिन तब मेरी माँ ने मेरा बहुत सपोर्ट किया कि अब जब इतनी लड़ाइयाँ लड़ ही ली है, तो एक और सही। मैंने खुद ने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की और हमारे घर के पीछे पड़ोसियों के आउट हाउस में मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, क्योंकि घर में थोड़ा जॉइंट फैमिली था, तो आना-जाना काफ़ी ज़्यादा था और ऐसे माहौल में आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने में आपको दिक्कत होती है। मैं एक आउट हाउस में पढ़ती थी, जिस पे केलों की छत हुआ करती थी और वहाँ पंखा भी नहीं था, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। उनके घर का कबाड़ रखा हुआ था। मैंने जैसे-तैसे वहाँ सफाई करके अपनी पढ़ाई शुरू की और मैं दिन-रात पढ़ती। इनफैक्ट स्थितियाँ ये थी कि मैंने एक टाइम खाना भी बंद कर दिया था, क्योंकि खाना खाने से नींद आती थी। तो वो जुनून इस कदर हावी था। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक बार आप किसी भर्ती परीक्षा में फ़ेल हो जाते हैं, तो लोग ये सोचते हैं कि ये पढ़ाई का केवल दिखावा कर रहे हैं। मेरी जैसी कई लड़कियाँ तैयारी करती हैं, सफल होती हैं, असफल होती हैं, लेकिन हमेशा एक क्वेश्चन मार्क जो है वो लगा रहता है। वो मेरे ऊपर भी लगा हुआ था। लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की। मैंने वापस खुद को जीवित करके या खुद के अंदर के स्पार्क को एनलाइटन करके मैंने दोबारा आरपीएससी का फॉर्म भरा। 2012 की मैंने परीक्षा दी। परीक्षा के दौरान भी कई हर्डल्स आए, जैसे पेपर आउट हो जाना और रिट्स लग जाना, और इस दौरान जब ये 2-3 साल निकले तो मुझे फिर वही दबाव बनाया गया कि अब इसकी एज हो रही है, इसकी शादी कर दो। मैं घर में सबसे बड़ी थी, तो निश्चित रूप से सबसे पहले मेरा ही जो है निपटारा होना था। मैं तब भी नहीं मानी। मैं शुरू से ही चुनौती पसंद लड़की रही हूँ और मैं समझती हूँ कि हर लड़की को अपनी चुनौतियों से मोहब्बत कर लेनी चाहिए। ख़ैर, आरपीएससी का दोबारा फ़ॉर्म भरा, दोबारा एग्ज़ाम दिया। मैं बताना चाहूँगी कि आज जो मैं सेलेक्ट होके यहाँ खड़ी हूँ, एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, ये जर्नी इतना आसान नहीं रहा। 7 जनवरी 2015 को मेरा इंटरव्यू था और मुझे आज भी वो दिन याद है, जब हमारे मकान पे कुछ लोगों ने कब्ज़ा किया और जो निर्माणाधीन छत थी, वो छत तोड़ दी गई। कोई भी व्यक्ति जब ऐसा कुछ देखेगा, तो उसका मन या उसके इमोशंस या उसका कॉन्फिडेंस सारा टूट जाएगा। वही मेरे साथ हुआ। जीवन में सबके साथ कुछ न कुछ घटित होता है। इंटरव्यू के 2 दिन पहले ये सब देखा और मैंने देखा कि मेरे पापा, जो अजमेर के एक जाने-माने वकील थे, वो वास्तव में पुलिस थाने में पुलिस ऑफ़िसर्स के पैर पकड़ के खड़े थे कि हमारी कंप्लेंट दर्ज कर लीजिए और इनके ऊपर कोई एक्शन लीजिए। ख़ैर 2 दिन बाद इंटरव्यू था और इंटरव्यू के 2 दिन पहले मैंने ये सब जो कुछ भी देखा, मेरे दिल पे बहुत गहरी चोट लगी इससे, लेकिन वो जो 2 दिन थे मैंने अपनी पलक भी नहीं झपकाई। मैं 2 रातें नहीं सोई और मैं इंटरव्यू देने गई और मेरे मन में ये वाक़या पूरी तरह से घर कर गया था। और उसके बाद जब इंटरव्यू हुआ, पूरे जोश से मैंने इंटरव्यू बोर्ड में जवाब दिए और जब रिज़ल्ट आया, तो आई सिक्योर्ड 48th रैंक इन जनरल फीमेल एंड दैट वाज़ द डे आई प्रूव्ड माय वर्थ टू द सोसाइटी एंड द फैमिली। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सफलता का जो जर्नी है वो हमेशा आसान नहीं होता और हमें अपनी जो इनबिल्ट जो हमारी फीलिंग्स हैं या जो हमारे सपने हैं उन्हें दबाना नहीं चाहिए। चाहे घरवालों का विरोध हो, चाहे सोसाइटी का आपके ऊपर विरोध हो या आपको किसी और तरह का भी प्रेशर हो, तो आपको उसके आगे, या कमज़ोर फ़ाइनेंशियल स्थिति हो, या आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, या जितनी भी तरीके की आपके साथ समस्याएँ हों, उनके आगे आपको अडिग खड़े रहना है। मैं जोश टॉक के माध्यम से आप सबको बताना चाहूँगी कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो उनको देखने के लिए जागते हैं। इस सफ़र के दौरान मुझे हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है, उसने बहुत प्रेरित किया और मैं आप सबके साथ वो शेयर भी करना चाहूँगी। सिंधु में गोते गोताखोर बार-बार लगाता है, जा-जा कर वो खाली हाथ लौटता है। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जोश टॉक के माध्यम से मैं मेरे सभी व्यूअर्स को, इनफैक्ट सभी यूपीएससी, आरपीएससी एस्पिरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि सपना चाहे आप आईएएस बनने का देखें या आरएएस बनने का देखें, सपने छोटे नहीं होते। सपने सपने होते हैं, इन्हें पूरा कीजिए और जो मुसीबतें या हर्डल्स हमारे रास्ते में आती हैं, जैसा कि हर मिडिल
क्लास फैमिली की लड़की के लिए एक ये हर्डल रहता है कि पेरेंट्स कहते हैं शादी कर दो, या फिनेंशियल कंडीशन हमारी ठीक नहीं होती, या दूसरे सामाजिक दबाव होते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से आपसे कहना चाहूँगी कि कोई दबाव आप पे तब तक काबिज़ नहीं होगा जब तक आप उसे रेज़िस्ट करते रहेंगे। जिस दिन आप घुटने टेक देंगे उस दिन वो दबाव आप पे काम करेगा। इसलिए कभी झुके नहीं, कभी हारे नहीं, खुद पे भरोसा रखिए और आप एक दिन प्रूव करेंगे अपने आप को। मेहनत कीजिए, मेहनत निश्चित रूप से आपकी रंग लाएगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू। बिफोर एंडिंग, जोश टॉक्स यूपीएससी टीम की तरफ से आपके लिए एक मैसेज है, जो आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करने में डेफिनेटली हेल्प करेगा। इसे ज़रूर देखें। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनने का, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसीलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने हमें रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में। तो इसीलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया केएसजीआईएस के खान सर को। शायद खान सर और केएसजीआईएस की तो इंट्रोडक्शन देने की ही ज़रूरत नहीं है। देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है केएसजी। सृष्टि जैन देशमुख, शायद आपने नाम सुना हो, सर की ही स्टूडेंट रही हैं जिन्होंने 2018 में AIR दैट इज ऑल इंडिया रैंक 5 हासिल की थी। उनके एक और सिलेक्टेड कैंडिडेट शुभम कुमार, जिनका 2022 में ऑल इंडिया रैंक 41 आया था, उन्होंने एक जोश टॉक्स भी दी है। उनकी और बहुत से स्टूडेंट्स ने भी जोश टॉक्स दी हैं, जो कुछ ही टाइम में रिलीज होंगी। तो जोश टॉक्स ने खान सर से बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए एक बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप दे सकते हैं। और मुझे बहुत ही खुशी है हम सब के साथ ये बात शेयर करने की कि खान सर मान गए हैं। वो जोश की फैमिली के लिए अपने फाउंडेशन कोर्स पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी, अब हम सब अफोर्ड कर पाएंगे। ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज़्यादा हम नए एस्पिरेंट्स के लिए, जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जोश फैमिली की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज़ मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था। जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर ज़िंदगी की कुछ परिस्थितियाँ हमें अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकालने देती। लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने आईएएस बनने के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक्स एक बड़े भाई या बड़ी बहन की तरह हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा। आप बस जाके अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दे, बाकी जोश संभाल लेगा। जय हिंद।